माय नेम इज सप्तर्षि एंड मेरी इस साल रैंक आई है 17 ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिका खेमका। मेरी इस बार आईआईटी जैम एमएस में 16 रैंक आई है 16 और ये मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शोइनी भद्रो। इस साल मेरा रैंक 40 आया है। इस साल भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयान और इस बार आईआईटी जैम में मेरी रैंक 15 आई है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आहना बोस। स्टूडियो बहुत बड़ा बना इस बार मेरी आईआईटी जैम एमएस में रैंक 22 आई है। मेरी भी सेकंड अटेम्प्ट थी ये। Hello everyone, I am Vinay. My rank is 75 and this is my second attempt. हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान शर्मा। मेरी 69 रैंक आई है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। देखिए, मैं चाहता हूँ ना कि बच्चों को ना अपनी तरफ से, पता नहीं वो तो उनकी साउंड आ नहीं रही है, अपने तरफ से आपको जो बेस्ट सजेशन लगता है ना, ताकि इनके लिए इफेक्टिव हो और वो इस चीज को सीरियसली ले, या आपके तरफ से जो भी बेस्ट है वो आप बोलो। मेरे लिए तो वही था कि मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे विद द एनवायरनमेंट, विद द एग्जामिनेशन सेटिंग एंड एवरीथिंग एल्स। तो जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। अगर लो स्कोर आ भी जाए स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट दें और बाद में उसको एनालाइज करें। ऐसा नहीं है कि जस्ट मॉक टेस्ट दे दे और उसको साइड में रख दे, उसको एनालाइज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जितना उसको एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा कि मैं इस पोर्शन में मेरे मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब मैं दूंगा उस पोर्शन में मेरे कम मिस्टेक्स आएंगे बट कम आएंगे। तो जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो। बाय द एंड ऑफ से जनवरी ट्राई करो कि यू आर डन विद 20-25 मॉक टेस्ट, फुल सेटिंग मॉक टेस्ट 3 आवर्स वाला। दैट्स इट। सर ये सारे भी नए बच्चे हैं, हाँ, सेकंड अटेम्प्ट भी। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों है, ठीक है, नए भी और सेकंड अटेम्प्ट भी। हेलो एवरीवन, मेरा मैसेज ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है और अभी वो अपनी प्रिपरेशन वापस शुरू करना चाह रहे हैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो आप लोग को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे हो सकता है बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड फील हो रहा हो, कुछ भी और करने का मन ना करे, एक गिव अप वाली फीलिंग आ जाती है दिमाग में। बट आप अगर अभी लगन से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप देखना अगले फरवरी तक आप बहुत ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाओगे। अपनी गलतियों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। जब तक इंसान अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता तब तक उसको इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस मोमेंट पे या फिर किसी भी एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अपनी गलतियों को आप एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि वो गलतियां आप सुधार पाओ किसी भी तरीके से। अगर आप लोगों को शशि सर का गाइडेंस मिल रहा है तो मेरी बात मानिए, आपसे ज्यादा लकी और कोई नहीं है, क्योंकि जितना गाइड आपको शशि सर करेंगे, जितना इम्प्रूव आप शशि सर के अंडर करोगे, कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो उस चीज का ध्यान रखें एंड एकदम कोऑपरेट करें सर के साथ। सर बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी इक्वली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो सर मेहनत कर रहे हैं आप उसको रीपे करने की कोशिश करें। तो मेरा मैसेज आप लोग के लिए यही होगा। और कोई ना एग्जाम के प्रेशर के बारे में बोलना कि जो लास्ट टाइम ये जो प्रेशर होता है ना, उसको कैसे ये लोग ओवरकम करे, क्योंकि होगा, इनका भी होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये उसको कैसे ओवरकम करे ताकि ये अभी से काम करे, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस रहा है ना उस चीज को लेकर के। तो मेरे को जो सबसे पहले एक चीज़ बोलनी है वो ये होगी कि जब भी आप कोई अभी टॉपिक सर पढ़ा रहे होंगे, संतोष सर पढ़ा रहे होंगे, तो सबसे उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप सिर्फ ये मत करना कि आपने कोई किताब पढ़ ली या फिर सर ने जो पढ़ाया वो नोट्स पढ़ लिए और बस हो गया। मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि आप अपने आप से उस टॉपिक पे गूगल पे देखिए, आपके पास बहुत सा इंटरनेट है पूरा, तो आप उसके बारे में पढ़िए। भले ही आप एक बार को गलत पढ़ लें, अगर आप गलत पढ़ भी रहे हैं तो भी आपके पास टीचर्स हैं जो आपको बता देंगे कि क्या ये सही है या नहीं। और सर तो अपनी क्लास में क्वेश्चंस लेते ही हैं, वो मतलब डिस्कशन होता ही है अगर आपको कोई डाउट है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर करना, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस ये इतना ही करना है और इतने से हो जाएगा। मतलब आपको उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप सीक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। एट द एंड वो एक फंक्शन है, तो आप उसके बारे में पढ़ो जा करके डिफरेंट जगह से। NPTEL के लेक्चर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो
ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। एट द एंड अगर वो कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप चाहे 4 वीडियो देखो, 5 वीडियो देखो या 5-6 रिसोर्सेज से करो, तो आपका कॉन्सेप्ट एट द एंड ठीक ही रहेगा। ऐसे कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट के लिए है कि मॉक टेस्ट का ये बात बहुत बार रिपीट करी जाती है, बट आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मेरा ये वाला यूनिट हो जाएगा, फिर दे दूंगा या दे दूंगी, और ये वाला यूनिट और हो जाए, तो वो यूनिट कभी नहीं होने वाला है। और मतलब मेरा भी नहीं हुआ था, आखिरी तक बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हुई थी, मैं बेसिक करके गया था कुछ यूनिट्स के। तो आपका जितना हुआ है आप उतना उस पार्ट को ढूंढो मॉक टेस्ट में और ढूंढ के करो, और जो नहीं आता है उस टाइम तक आपने कवर नहीं करा है उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो और बाद में उसको कवर करना। और जो लास्ट चीज़ प्रेशर की जो बात है, मतलब प्रेशर यही है कि उससे कुछ फ़ायदा तो होने नहीं वाला। लाइक कोई भी रत्ती भर का भी फ़ायदा उससे होगा नहीं, आप प्रेशर लोगे। और हर किसी के दिमाग में आता है, मेरे भी आया था कि सेकेंड अटेम्प्ट, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, उनको लगता है अब ये तो हो गया, इसके बाद तो अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। उसका मतलब 1% भी फायदा मिलता तो शशि सर आपको खुद ही बता देते कि हाँ टेंशन ले लो, तो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप पॉजिटिव सोचो, आपने जितना पढ़ा है उसको, इसलिए मैंने अपना पहला पॉइंट बोला था कि अगर आप सिर्फ किताब से पढ़ोगे और सिर्फ शशि सर को सुनोगे तो आपको उतना ज़्यादा शायद कॉन्फिडेंस ना आए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे चीज़ के बारे में, गूगल पे जा रहे हो, डिफरेंट सोर्सेज पे जा रहे हो, तो आपको एक कॉम्पिटेंस आ जाए, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार इतना मैंने पढ़ लिया, अब ऐसा वो क्या ही बना देंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये कॉन्फिडेंस गारंटी नहीं करता कि आपका बहुत अच्छा होगा, लेकिन कम से कम इतना गारंटी करता है खराब नहीं होगा कुछ बहुत ज़्यादा। तो हाँ मतलब अच्छा, इनमें मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। जैसे ये बोले कि गूगल करते, देखो गूगल करने से क्या होता है ना कि आप एक पॉइंट को सर्च करते हो ना तो उससे आप बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में जानने लगते हो। जैसे आप सपोज है कि आपने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस सर्च किया, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, यानी एक पॉइंट्स के चलते आपका 8-10 पॉइंट और रिकॉल हो गया। तो ये बहुत जरूरी है, और ये मैं 1000 बार भी इन लोगों से बोला हूँ। तो वो चीज है, कुछ भी अपने तरफ से जो बेस्ट लगे यही से बोलो, यही से आगे जाने की जरूरत नहीं, यही से बोलो। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि पहले अभी तो आप लोगों का 1 साल है ऑलमोस्ट, सो आप अपने जितने जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, सारे टॉपिक्स देख लीजिए। अभी से ही जो सिलेबस अभी का है वैसे सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस सिलेबस को पहले कवर अप कर लीजिए, ताकि और सर शायद असाइनमेंट्स देते ही रहेंगे सर हर एक टॉपिक का, तो आप उसके साथ साथ पढ़ते पढ़ते वो असाइनमेंट्स करते रहिए, क्योंकि आपको कोई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सर अगले कुछ महीनों में कितने सारे मॉक टेस्ट देने लगेंगे। तो आप अगर उससे असाइनमेंट्स और मॉक टेस्ट को अगर रख देंगे तो वो सिर्फ पाइल अप ही होंगे, तो आपको उसे फिर से दोबारा देने की टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से 1 साल है, अभी भी टाइम है, तो अभी से वो फुल फ्लेजेडली आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था, और बहुत लोगों का शायद अभी भी सेकंड अटेम्प्ट होगा 24 में। तो आप लोग डिसहार्टन मत होइए, हम हुए थे तो एक 1 मंथ होगा, 1 मंथ से दिमाग में यही आएगा, रोना आएगा, लगेगा कि नहीं होगा, 1 साल क्या करेंगे, पेरेंट्स का लाइक कि हम नहीं कर पाए, एक ऐसा तो फीलिंग आएगा ही। 1 मंथ टाइम लीजिए, उस सब से ओवरकम करके 1 मंथ बाद अपनी तैयारी एकदम और अच्छे से कर लीजिए, तो फिर नेक्स्ट बार होगा ही होगा। ओके। मेरा भी इस साल सेकेंड अटेम्प्ट था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी बहुत टाइम है, आराम से जो भी टॉपिक है एक एक करके ध्यान से पढ़ना। जो बेसिक्स बुक्स है प्रसन्ना साहू, वीके रोहत की, जो भी टॉपिक आप चूज़ करते हैं वो पूरा कंप्लीट करना। अभी बहुत टाइम है। सर जो असाइनमेंट्स देते हैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन करना। सर तो डाउट्स क्लासेस वगैरह लेते ही हैं, उसको मैं बोलना चाहूँगी कि वो लाइव क्लास अटेंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आई गेस। नहीं तो बहुत सारा लास्ट में जाके बहुत पाइल अप हो जाता है, तब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, इसके बाद तो मॉक टेस्ट देना होगा। कभी ये मत सोचना कि मेरा तो कवर नहीं हुआ है, आधा छूट रहा है, बट मॉक टेस्ट देना चालू करना चाहिए शुरू से ही।
जैसे सर लोगों ने वर्की सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा कब सब तैयार हो जाएगा एग्जाम के पहले। और एग्जाम के पहले 10 दिन तो ज़्यादा मत लोड लिया करो, बिकॉज पैनिक से ही आधा प्रिपरेशन खराब हो जाता है, जो मेरा पिछले साल हुआ था। तो पैनिक लेने से कुछ नहीं होगा, तो आराम आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है, मेरा भी हुआ है, तुम्हारा भी होगा। यही से पीछे हाँ नहीं ऐसा ही है, मैं यही से हेलो एवरीवन, मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ है। जो भी PYQs हैं आप मल्टीपल टाइम्स करना, जैसे ही सर वो टॉपिक कराते हैं उसके बाद उसके PYQs करना, और बाकी सर जो भी असाइनमेंट वगैरह दें उसको टाइम टू टाइम करना और रिवीजन करते रहना। इनका रिवीजन का मतलब ये है ना कि केवल बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करो। रिवीजन का मतलब कोई बतलाओ जी एक अच्छे से। हाँ रिवीजन का मतलब बताओ अच्छे से। तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने 10 करोड़ क्वेश्चन सामने खोल लिया और इनको आंख बंद करके बस सॉल्व करते जा रहे हो। ये भी करना है, लेकिन रिवीजन का एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि शांति से एक जगह पे बैठे हो और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, बिना किताब खोले, बिना नोट्स खोले। नोट्स खोलने के बाद तो आपके सामने हर चीज लिखी हुई है, अगर आप उनको पढ़ते जा रहे हो तो वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन का असली मतलब ये होता है कि आपके मेमोरी में कितनी चीजें स्टोर्ड हैं और आपको वो चीज देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हो सकता है कि आप बैठे हो और आपको 10 मिनट तक कुछ याद ही नहीं आ रहा। सपोज आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हो, आप बैठे कि मैं अब सोचूंगा इसके बारे में, सोचूंगी, एंड आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा था। इट इज नॉर्मल, शायद हम सबके साथ में ये चीज हुई थी, बट अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आपको धीरे धीरे वो टॉपिक्स क्लिक करने लगेंगे कि मैंने यहाँ से ये चीज पढ़ी थी, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो किताबें बंद करके रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, अभी इनको सुन लो। मॉक टेस्ट रेगुलरली करते रहना, उसे पाइल अप मत करना, और बाकी उसमें जो भी मिस्टेक्स आपकी हुई हैं वो आप एक शीट पे लिख सकते हैं और उन्हें रिवाइज करते रहें अगला मॉक पेपर देने से पहले। और बाकी गेट कैलकुलेटर के यूज टू हो जाना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बहुत ही good हैं। हाँ, देखो काफी बच्चे साउथ वाले जब ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या मुझे समझ में आएगा। तो आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है, ये भी साउथ से, इन्होंने मुझे कैसे झेला है यही मतलब है। कंटिन्यू। Hello everyone. I think we need to revise the formulas once a week. That was my best suggestion, because in JAM, I think you will get around 2 to 3 questions completely based on the formulas. And when you are done with any of the JAM paper, then try to create new questions, and mixing up 2 to 3 concepts, and try to make some small changes in the questions, and what is the answer you are getting. Try to do that stuff. I think that will be helpful for you in the exam as well, and it will reduce your stress. So try to do that, guys. Thank you. चलो ये तो हमारे मन की बात हो गई, अब आप अपने मन की बात करो, कुछ करना है तो। कुछ है, किसी को कुछ पूछना है? चैट बॉक्स में लिखो। रहेगा सर, पूछेगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछो, या बोल के पूछो, कैसे भी आप पूछ लो। करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। कोई इस पर सजेशन दो बच्चों को, कोई भी जो जिसको बैठा। हाँ ठीक, नहीं बोलते। लीडरशिप क्वालिटी तुम नहीं अब आगे बॉम्बे में संभालने वाली। आओ यार इधर आओ। हाँ तो आपने बस स्क्रीन को टच मत करो, बस यहाँ खड़े हो, आ जाओ। तो आपने अभी बोला कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन आप उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी आपका इनिशियल फेज है प्रेपरेशन करने का, तो ये चीज होना शायद जायज है, क्योंकि हम लोग अभी फोकस कॉन्सेप्ट पे ही रखते हैं, और रखना भी कॉन्सेप्ट पे ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे साल कॉन्सेप्ट पे मेहनत करेंगे तो एंड में जाके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। एक चीज का सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ कि आप जैसे जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो
तो बहुत सारी किताबों के क्वेश्चंस करने से पहले या फिर करने के बाद ही साथ साथ में उस टॉपिक में प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं एक बार वो जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरीके से और पढ़ना है उस टॉपिक को। कभी कभी हम मान के चलते हैं कि इस टॉपिक से तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लोग अक्सर पीवाईक्यूज जो होते हैं वो एकदम एंड के लिए छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीज पढ़ा या लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, उसी टाइम पढ़ने के बाद में सारे पीवाईक्यूज के अंदर मार्क करो कि लीनियर अलजेब्रा के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको एक साथ में सॉल्व करो, ताकि आपको समझ में आए कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आईआईटी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनमें कितनी सिमिलैरिटी है और कहाँ कहाँ डिफरेंस है। एंड अगर फिर भी कहीं फंस जाते हो तो आप लोग के पास गाइडेंस पूरा है, सर का भी है, आपके पास बुक्स है, इंटरनेट है, तो वो कॉन्सेप्ट पे अगर आप अच्छा बिल्ड कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द वे होते हैं, जैम के पेपर में भी हर बार ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते ही छोड़ने होते हैं कि ये तो कुछ बहुत ही बाहर का है। उन क्वेश्चंस को लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो क्वेश्चन आगे जाके डेफिनेटली हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, इस चीज की चिंता मत करो मेरा अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड करो, आगे जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस चीज का। हाँ, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। जैसे आपने बोला कि कंसेप्ट पढ़ रहे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन कीजिए। सर बिल्कुल जीरो लेवल से प्रेजेंट करने को बोलते हैं। एकदम नहीं होता है। हाँ, अगर किसी कुछ इन्फ्रेंस का क्वेश्चन कर रहे हो, शायद कंसिस्टेंसी का कुछ क्वेश्चन है कि कुछ दे दिया कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, पहले आप सोचो कि कंसिस्टेंसी होती क्या चीज है, क्योंकि अभी तो कोई हम जैम पेपर दे नहीं रहे कि बहुत जल्दी है, किसी टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करना है या कुछ, अभी तो हम सीख रहे हैं ना। तो एकदम बेसिक लेवल में जाओ, क्या जानते हो उस टॉपिक, ये टॉपिक एक क्वेश्चन को देख के आप समझो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर उस टॉपिक में आप क्या पढ़े हो, उस चीज का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से प्रोसीड करो। अगर डेफिनेशन से प्रोसीड करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज ये सब आप लोगों के दिमाग में एकदम रहना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन देखते हो तो आप झटाक से क्लिक होना चाहिए कि ये इस टॉपिक से है और इस चीज को हम इसका लाइक लिमिट कंटिन्यूटी, इसका तो आधा क्वेश्चन, इसका तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूलाज तो है नहीं कि लाइक साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे तो हम कुछ मेमोराइज नहीं करेंगे ना। तो इसका तो आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि कैसे करें। तो सर यही बोलते हैं हमें ईच एंड एवरी डे, हमको यही बोलते हैं कि डेफिनेशन से करो। अगर जैम में भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी डेफिनेशन से सॉल्व करने वाले ही होते हैं। अगर आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाए तो आपका लाइक 50% तो वही हो, 50 क्या 70% क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही गए हैं। और जैम में सब तो कोई करके आता नहीं है, जो फर्स्ट होते हैं उन वो भी सब करके नहीं आते हैं। 59 टॉपर का है। हाँ, ये 59 टॉपर के, तो उसने कितना छोड़ा है। और ये भी आना चाहिए कि आपको देख के समझना पड़ेगा कि क्या छोड़ना है। जो हमारे पहले अटेम्प्ट में शायद ज्यादातर लोगों का हुआ था कि हम समझ ही नहीं पाए कि क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। हाँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने देखा होगा 22 का पेपर कि 2.5 मार्क्स के क्वेश्चंस में बेसिक प्रोबेबिलिटी का एक पैसेज था जो हम पढ़ते ही रहे और हम लास्ट में ना ही वो क्वेश्चंस हुआ, ना ही हम बाद के क्वेश्चंस देख पाए ना। हाँ, तो आधा क्वेश्चन से वही छूट गया। तो आपको ये आना चाहिए कि क्या सर ने, तब मैंने जब फोन किया था सर को कि मैंने 22 में दिया था और मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, तो सर ने फर्स्ट बात यही बोली कि वो क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए ही थे। जिसको ये समझ नहीं आया कि ये क्वेश्चन छोड़ने का था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको यही लगना चाहिए कि ये क्वेश्चंस नहीं हो रहा तो ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, शायद ये क्वेश्चंस किसी का भी ना हो, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक ही है। और टाइम मिलता है तो आप जरूर उसे फिर से रिविजिट कर सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं कि आप अभी छोड़े तो आप नहीं जा सकते उस क्वेश्चन में। अगर बाकी सब देख हो जाए तो आप फिर से रिविजिट कीजिए, लेकिन पहले अगर नहीं हो रहा तो दिमाग खराब बिल्कुल ना कीजिए। बाकी बहुत बाद में बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो इजी होते हैं या आपके ग्रिप में होते हैं, तो ये वाला चीज याद रखना। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे आपने अभी ये पूछा, जिसने भी पूछा कि आपने कॉन्सेप्ट कर लिया एंड आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो आप किसी चीज़ से कंपेयर करके बोल रहे हो या किसी और से कंपेयर करके बोल रहे हो कि शायद वो कॉन्सेप्ट पढ़ के एक बार में क्वेश्चंस कर ले रहा होगा या होगी और आपसे नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूँगा कि फिर अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप थोड़ा वक्त लो कि भले ही 3-4 दिन लग जाए उस क्वेश्चन में, उस टाइम के लिए आगे बढ़ जाओ, लेकिन उस क्वेश्चन को 3-4 दिन तक सोचो। आपके पास अभी टाइम है, 1 साल का टाइम और मोर देन इनफ है, क्योंकि आप उसी टाइम किसी से पूछ के सॉल्यूशन देख लोगे तब तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर आपके दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ेगा
कि आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो कॉन्सेप्ट को। तो ये तो सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। आपको 2 मिनट में क्वेश्चन अभी नहीं करना है, आपको 2, 3, 4 मिनट में जो लोग बोलते हैं क्वेश्चन करना है वो आपको फाइनल एग्जाम में करना है, जो एक साल दूर है। तो अभी आप उस पर काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करो। आपको नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा टाइम और टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। अभी तो शुरू हुआ है, अभी नहीं करोगे तो क्या बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा ना कि एक क्वेश्चन में आप अंदर डेप्थ में जाओ। तो अभी टाइम है कि आप एक क्वेश्चन के बहुत डेप्थ में जाओ, बहुत सोचो, अगर हो भी जाए वो क्वेश्चन, फिर भी हो जाने के बाद भी सोचो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्या किसी और तरीके से कर सकती हूँ या नहीं, ये सब सोचना चाहिए अभी। और एक ना, जैसे जब आप बेसिक क्वेश्चन लगातार करोगे ना तो आपका आने वाले समय में एक लेवल बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया और डायरेक्ट लेवल का कोई, ये आपकी गलत सोच है, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होता है, बस एक एक लेवल को आप कंप्लीट करते जाइए और एक समय आएगा कि आपसे मींस आप उस कंसेप्ट का बेहतर से बेहतर क्वेश्चन में बेहतर तरीके से एप्लीकेशन कर पाओगे। हाँ, कोई यार इसके बारे में कैलकुलेशन का बोला है किसी प्रॉब्लम में कैलकुलेशन एरर हो जाए इसके लिए। हाँ, एक टेस्ट दिया तो बच्चे काफी गलत। इसके लिए आप 2 चीज है, जैसे मेरे हिसाब से कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गेट कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है। आपके नॉर्मल कैलकुलेटर से जैसा वर्क नहीं करता है। और आपको पता कैसे चलेगा, जैसे आप कोई सर का असाइनमेंट कर रहे हैं तो उसको आप लैपटॉप पे खोलिए और लैपटॉप के साथ ही गूगल क्रोम पे लिखना गेट कैलकुलेटर। सो आई थिंक TCION करके कुछ आता है, तो आप उस लिंक पे जाना और वहां से सारे कैलकुलेशंस करना। उससे क्या होगा, उससे आप बेटर समझ पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। शुरू से ही उस चीज का आदत रहेगी तो आखिरी में इजी रहेगा। और पोर्टल्स पे भी, एग्जाम के पोर्टल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं मॉक टेस्ट के नाम पे। तो वहाँ पे भी कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी और क्वेश्चन को कर रहे हैं तो जैसे उसने कहा कि आप, वो ऐप भी होता है, एक ऐप मिलता है फोन के लिए, और बाकी लैपटॉप से तो लिंक वगैरह होती है, तो उससे अभी से शुरू कर देना। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में वही हुआ था कि हमें कुछ पावर में कर रहे हैं, वो पावर में नहीं जा रहा, कुछ और ही कैलकुलेशन होके आ रहा है। तो ये तो रिलेटिव होता है ना, मतलब जी कोई कौन सा वो हाउ मच टाइम मेरा रैंक था 110 और अभी है 22। मेरा 183 था, उससे अभी हुआ 40। आप पिछले बार का भी बतला दो ताकि इनको अलग है। अरे बहुत ही बुरा था, बताने लायक नहीं है। 150 से ऊपर था, लेकिन इस बार 16 है। तुम्हारा पिछले बार कितना मेरा तो सही, मेरा रैंक था 239। देख सकते हो ना चीजें कितना वो हो रही है, कितना वर्ड्स था। बताने में भी शर्म आ रही है। यही तो गौर वाला टाइम है कि देखो मैं कितना मैं जीरो से उठ करके आया हूँ। माने मैं समझ रहा हूँ कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको एक मौका देने की जरूरत है और आपको कॉन्फिडेंस रहने की जरूरत है। गलतियां पता होनी चाहिए कि इस बार क्या कर रहा है। हाँ, आई एम श्योर आप में से जो भी यहाँ बैठे हैं किसी का 239 तो नहीं हुआ, तो आप तो बेहतर ही करेंगे, तो आपको डरने की जरूरत है। और कोई क्वेश्चन है? हाउ मच टाइम टू गिव इन अ डे? मतलब 70 से तो पीछे आ जाओ थोड़ा। वो तो सी डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गेव अ लॉट ऑफ आवर्स दिन में, क्योंकि तब कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने थे और मॉक टेस्ट भी देने थे एक साथ, और प्लस एकेडमिक भी था क्योंकि सेमेस्टर की पढ़ाई भी थी। लेकिन जब मैंने पार्शियल ड्रॉप जो दिया मैं DU में भी पढ़ रहा हूँ अभी, तो पार्शियल ड्रॉप ही कहूँगा इसको। तो इसमें कंपैरेटिवली नंबर ऑफ आवर्स मैंने कम डेडिकेट किए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कम रिवाइज करता था, मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा देता था। तो उसमें मैक्सिमम डे में जैम के लिए से मैक्सिमम 4 आवर्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं देता था जैम के लिए। लेकिन फर्स्ट डे में मैंने सपोज 5 to 6 आवर्स दिए थे डे में। लेकिन आई बिलीव कि रेदर देन द क्वांटिटी इट्स इम्पोर्टेंट कि क्वालिटी कितना है। इट्स इम्पोर्टेंट कि कितने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कितने क्वेश्चंस आप दिन में कर रहे हो। उसमें अगर आपके 1-2 घंटे में भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड। और कुछ क्वेश्चन है? हाउ मेनी रिवीजन वी नीड टू फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर? As much as possible. हाँ, ये तो जितना आपको हो मैंने सके मिनिमम बतला दो, एक मिनिमम बतला दो ताकि 3 वो to उससे 4 times तो होना ही चाहिए हाँ, मिनिमम। एंड रिवीजन का ये मतलब नहीं कि आप एक बार खत्म करोगे फिर हाँ, स्टार्टिंग से हाँ, स्टार्ट नहीं, करोगे। नहीं, जैसे नहीं। आपने कोई टॉपिक 2 यूनिट खत्म कर लिए फॉर एग्जांपल, तो
अब नेक्स्ट यूनिट पे गए तो कभी कभार आप नया पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो जब बोर हो गए तो फिर वो पिछले 2 यूनिट उठा लो और उनको रिवाइज करो, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम तो एग्जाम चला जाएगा लेकिन रिवाइज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम वाला हो नहीं पाता है। तो आपको साइमल्टेनियसली दूसरी पिछली चीजें जो आपने पढ़ी वो भी लेके चलनी पड़ेगी साथ। एक चीज बोलूँ ये जो रिवीजन वाला पॉइंट है, इसका अपर बाउंड कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इतना ही रिवीजन करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आई गेस कि उसका रिवीजन करने में भी आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा या फिर ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपने वो टॉपिक एकदम अच्छे से कर लिया है, तो यू शुड बी एबल टू मेक एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक। आप खुद से अगर उस टॉपिक के क्वेश्चंस बना पा रहे हो जो कि किसी भी किताब में नहीं है, कभी भी आईआईटी में पूछे नहीं गए हैं, आप खुद से अगर क्वेश्चन बना पा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर रियली कॉन्फिडेंट एंड रियली स्ट्रॉन्ग विद योर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप वो वाला एक लेवल अचीव कर ले रहे हो किसी टॉपिक में, तो आई गेस कि तब आप बोल सकते हो कि हाँ आपने वो टॉपिक इतना कर लिया है कि उसमें अब इतना ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आप ध्यान रख सकते हो। दिस इज समथिंग जो वर्क फॉर मी, तो आई होप कि बाकी लोगों के लिए भी वो चीज काम करे। वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन How पूछा, to हाउ manage मैनेज कॉलेज स्टडी विथ जैम प्रिपरेशन। अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुमने क्या कमी किया कि वो तुम उस समय नहीं कर पाई? पिछली बार हाँ, वो अपना एक्सपीरियंस बतला तो वही एनफ है। पिछली बार जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मेरा लास्ट सेमेस्टर अंडरग्रेड का साथ में ही चल रहा था। मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए शायद कंपैरेटिवली इजी इसलिए था क्योंकि हमारा सेमेस्टर ऑनलाइन था, तो हम लोग को एग्जाम का ज्यादा प्रेशर था नहीं, बट ऑफ कोर्स पढ़ना तो पड़ता ही है। तो ऐसा भी नहीं था कि हम बिल्कुल भी कॉलेज का नहीं पढ़ रहे थे। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैंने जो गलती करी थी वो ये करी थी कि बहुत ज्यादा किताबों के अंदर घुसी हुई थी कि मैंने अगर 4 घंटे किताब खोल के बैठी हूँ, इसका मतलब मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। ये क्राइटेरिया एग्जाम में वर्क नहीं करेगा। कुछ भी करो, चाहे आपका कॉलेज चल रहा है, चाहे आप ड्रॉप दे रहे हो, मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकाल ही लो। अगर आप रिवीजन में उतना नहीं कर पा रहे या फिर आप कोई यूनिट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरे दिन भर में से एटलीस्ट 4-5 घंटे आप वो मॉक टेस्ट के लिए निकाल रहे हो। 3 घंटे आपको पेपर देना है और 1-2 घंटे उस चीज का एनालिसिस करना है, उसका रिवीजन करना है, अपनी गलतियां देखनी है। अगर ये सब चीजें भी आप मैनेज कर ले रहे हो अपने कॉलेज स्टडीज के साथ में, तो आई एम श्योर कि आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। How to manage his 3 hours of exam. ये काफी टफ है। अभी आप लोगों का एग्जाम का बहुत टाइम है, लेकिन आप जरूर मतलब एग्जाम के जब नियर आ जाएगा तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे। हाँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट तो दोगे ही, और एग्जाम के टाइम पे ही दो, क्योंकि हमारा आफ्टरनून में था, तो आप लोगों का फोरनून में हो सकता है, आफ्टरनून भी हो सकता है, वो आप देख लेना वेबसाइट से। तो उसी टाइम पे प्रैक्टिस करना। ये होता है ना कि उसी टाइम में एक सेट हो जाने से उसी टाइम में आपका ब्रेन ज्यादा वर्क करने लगेगा, तो उसी टाइम में आप ट्राई करें। जो कॉलेज में है अगर वो तो शायद दे नहीं पाएंगे, लेकिन जब कॉलेज की क्लासेस नहीं रहेंगे या जो लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो उसी टाइम पे कोशिश करना कि उसी टाइम पे आप एग्जाम मॉक टेस्ट दो, तो ताकि आपका माइंड उस टाइम पे ज्यादा वर्क करने लगे। और मेडिटेशन तो एग्जाम के 1 मंथ पहले करना चाहिए। हमने ज्यादा नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। और पैनिक तो बिल्कुल मत होना। वही मैंने पहले भी बोला कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ दो, उसके पीछे लगे मत रहो पूरा 3 आवर्स। उस शायद 10 मिनट बाद आपका एक क्वेश्चन आया जिसमें आप स्टक हो गए और उसी को लेके आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है। लेकिन उस क्वेश्चन को अपने दिमाग से हटा दो बिल्कुल, कि मुझे पूरा पेपर करना ही नहीं है। ये सोच के जाओ कि मुझे तो करना ही नहीं है पूरा पेपर, मेरा टाइम से भी नहीं होगा, मैं ट्राई ही क्यों करूं। जो नहीं हो रहा वो नहीं होगा, छोड़ दो। ईगो नहीं दिखा। हाँ, ईगो मत दिखाओ, क्वेश्चन को चैलेंज मत करनी। आईआईटी का क्वेश्चन है, तुमसे सब होगा नहीं। आईआईटी को चैलेंज मत करना, नहीं होगा एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं होगा, तो उससे लगे मत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे एक चीज है कि अभी तो आपका स्टार्ट है प्रिपरेशन का, अभी आप आगे बढ़ोगे तो सबके फेवरेट टॉपिक्स बन जाएंगे। तो मैं अपने पे लेकर के बता देता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं रील एनालिसिस मेरे सब आता है, मैं सारे क्वेश्चन करके आऊंगा, और हालांकि इस बार रील एनालिसिस आया भी बहुत इजी था, लेकिन उस इजी क्वेश्चन में भी मैंने नेगेटिव मार्किंग करके आया हूँ क्वेश्चन में।
तो और क्या कहते हैं, अगर जस्ट बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 1 महीना दे दिया, 1.5 महीना दे दिया, इट डजंट गारंटी यू द फैक्ट दैट उस दिन भी हो जाएगा वहाँ पे, बिकॉज क्योंकि कोई भी अपर बाउंड नहीं कि वो कितना टफ बना सकते हैं। तो आपको आईआईटी जैम निकालना है ना, आपको रील एनालिसिस का पेपर नहीं निकालना या किसी स्पेसिफिक टॉपिक का नहीं निकालना। तो आईआईटी जैम तो सब पूछता है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट जो वो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा उन्होंने पूछा है उस पर आप ध्यान दो अच्छे से। और हाँ, बच्चे बेसिक प्रोबेबिलिटी को एग्जामिनेशन हॉल में चैलेंज करने लगते हैं। हाँ, मैंने भी किया था पिछले प्रोबेबिलिटी ना छोड़ दो। सर ने बोला था कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, ट्राई मत करो। जो सेट्स वगैरह का आता है, कुछ इजी न्यूमेरिकल टाइप की पैसेज आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, आपको वेन डायग्राम या कुछ ऐसे चीज से आपको कुछ लॉज लगा के हो जा रहे, उससे आप जरूर ट्राई कीजिए। वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बस कैलकुलेशन ठीक करने पड़ते हैं। लेकिन जो पैसेज टाइप का होता है, क्वेश्चन है तो जवाब दो उसका। मैं देती हूँ, मैं ही बोलना चाहूंगी। तो मेरा एक्सपीरियंस, इसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि हमें किसी टॉपिक से इमोशनल अटैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मत होना। क्योंकि मैंने मेरी प्रेपरेशन में सबसे ज्यादा टाइम किसी टॉपिक को दिया था तो वो था लीनियर अलजेब्रा। मैंने प्रॉपर एक स्टैंडर्ड बुक राव भीमाशंकरम पूरी पढ़ी थी, एक एक चैप्टर पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस करे हैं, जितना कर सकती थी लीनियर अलजेब्रा में सब करा है, लेकिन पेपर के टाइम पे एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। और एक टॉपिक ऐसा था रियल एनालिसिस, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ जो शशि सर ने पढ़ाया था क्लास में वही करा था, और उससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और मैं उसके सारे क्वेश्चंस करके आई थी। तो पेपर से पहले तक इमोशनल अटैचमेंट किसी टॉपिक से रखना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर मैं वहां बैठ के इसी ईगो में रहती कि मैंने तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, मैं तो इसके क्वेश्चन कर ही जाऊंगी, तो शायद मेरे दूसरे क्वेश्चंस रह जाते। तो वो इमोशनल अटैचमेंट किसी टॉपिक से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सारे टॉपिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। कुछ फेवरेट्स ऑफ कोर्स सबके बन जाते हैं, बट एट द एंड जाके वो कितना आपके फेवर में वर्क करेगा, कितना नहीं करेगा, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। और कुछ है? कंसिस्टेंसी। हाँ भाई, ये भाई इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं है किसी को डाउट है तो बतला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, ठीक है? और ये कैसे लोगे? देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप ना लगातार पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप लगातार पढ़े जा रहे हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि आप चैप्टर के टच में हो। आप किसी फंक्शन में भी हो तो आप चैप्टर के टच में रहो। आप कहीं एंजॉयमेंट भी कर रहे हो तो आप चैप्टर के टच में रहो। ये होती है कंसिस्टेंसी। अब ऐसा नहीं कि बैठ करके कुर्सी बेंच पे पढ़ रहे हो, वही कंसिस्टेंसी है। जैसे सपोज दैट कि आप किसी दुकान पर जा रहे हो, आपके ट्रेवलिंग डिस्टेंस मान लो कि 100 से 200 मीटर है, तो आप उस रास्ते में क्या करोगे? सोचते हुए जाओ उसके बारे में, कॉन्सेप्ट सोचते हुए जाओ कि आपने एलए में क्या सीखा, रैंडम वेरिएबल में क्या सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या, यानी जो आपके माइंड में क्लिक करे एक पॉइंट, उसको सोचते हुए जाओ, सोचते हुए आ जाओ। तो ये होते हैं कि आप उसके टच में है, यानी आप बुक से दूर होते हुए भी बुक के टच में है। और कुछ किसी को हो गया? सारे क्वेश्चन? हाँ जी बोलो। हाँ हर्षवर्धन बोलिए। ये वही वाली तो बात हो गई ना। मतलब जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 12th क्लास तक ऐसा होता था कि हमारे पास में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते थे, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आपने वो सारी चीजें याद कर ली और आपका पेपर क्लियर हो जाता था। बट यहाँ पे ये चीज कभी भी नहीं होगी, और इसीलिए ये IIT जैम का पेपर है। कभी भी स्कूल में तो आप देखोगे 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम लोगों के 90+ मार्क्स आते थे। यहाँ पे कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय के क्वेश्चंस पे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो आपके सामने चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप वो कर लोगे। तो क्वेश्चंस याद मत रखो, रटना नहीं होता है। हम आई गेस हम सब ने पिछली बार यही गलती करी थी कि हम बहुत सारी चीजें रट के गए थे कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला लगा देंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूला लगा देंगे। IIT विल ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
तुमने जो चीज सोची है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये कर देंगे, वो ऐसे क्वेश्चन देगा कि उस तरीके से होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, तुम अपना दिमाग लगाते रहोगे, वो फॉर्मूला लगाते रहोगे, बट वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए ईगो को साइड में रखकर ही करना चाहिए पेपर सॉल्व। डेफिनेशन से कनेक्ट करके पढ़ना, ये शशि सर ने एक मंत्र बना दिया था कि कोई भी क्वेश्चन में फंस जाओ, अटक जाओ, एकदम बेसिक पे पहुंच जाओ, जीरो लेवल से। जैसे सर कहते थे कि उंगली पकड़ के जब आपने चलना सीखा था तो आपने पहले उस टॉपिक को कैसे सीखा था, फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम आपने कैसे पढ़ा था, वो सारी चीजें अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा। एंड बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्वेश्चंस याद करने की कि ये वाले बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी नहीं। इतना सब प्रैक्टिस कर लिया, वो एग्जॉस्टिव हो गया, इसी में से आ जाएगा, आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया। या ग्रेजुएशन के एग्जाम में ग्रेजुएशन कभी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो आएंगे। टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंट जरूर होते हैं, लेकिन सेट ऑफ क्वेश्चंस एग्जॉस्टिव नहीं होते। हर बार नए तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर देखोगे, इस साल का भी अगर देखोगे, एक एक टाइम में एक एक तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले एक फिर भी 2020 तक एक स्ट्रैटेजी बनती थी कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन 21 से अलग टाइप का, 22 में अलग, 23 में अलग। तो आपको आपके कंसेप्ट्स में रिवाइज करना चाहिए। ऐसा आप सोच के नहीं जा सकते कि ऐसा ही बनेगा तो आप एक्सपेक्ट करोगे ऐसा ही आएगा, और अगर ऐसा नहीं आएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप कंसेप्ट्स रिवाइज करो, फिर आप एप्लीकेशन करो उस कंसेप्ट्स का, तो जैसा भी आएगा आप कर पाओगे। और एक चीज इसमें ये होती है कि जितने भी लोग हैं सब लोग अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर हम किसी दूसरे इंसान को कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ता हुआ देखते हैं तो दिमाग में एक थॉट आता है कि वो तो ये वाली बुक पढ़ रहा है, हो सकता है कि उसी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए। कभी भी नहीं होगा। हाँ, ना उस किताब से क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़ रहे हो, और ना उस किताब से क्वेश्चन आएगा जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं। कभी भी बुक का क्वेश्चन नहीं टकराएगा। तो ये मत सोचो कि आप 10 करोड़ बुक्स हैं तो 10 करोड़ बुक्स कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। एक बुक पे स्टक रहो और उसी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कोई सी भी बुक का क्वेश्चन उठाओगे वो हो ही जाएगा। तो उससे ही फिर आपका एग्जाम में भी इसमें मैं शशि सर की बात बता रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट है जो अभी इन्होंने बोला कि एग्जैक्टली वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपकी अभी आपको डर लग रहा होगा इस बात से, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है औरों को भी, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती कि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि शशि सर हमें ये कहते थे कि तुम प्रे करना कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जो किसी स्टैंडर्ड बुक में होगा। क्योंकि जब वो क्वेश्चन आता है ना तो हम डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं सोचते, हम सोचते हैं इसका आंसर हमने क्या दिया, उसका आंसर तो π/4 था, मैं पक्का श्योर हूँ π/4, लेकिन वो एग्जैक्टली उठा के तो कभी देंगे नहीं, वो न्यूमेरिकल डिजिट चेंज कर देंगे। तो π/4 की जगह π/12 होगा और आप आराम से सीख के आ जाओगे। जल्दी में देखोगे भी नहीं, आपको ऊपर से पैटर्न वही लगेगा, तो लगेगा वही क्वेश्चन है, आप वही आंसर लिख के चले। एक्साइटमेंट इतना हो जाता है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते कि लगता है कि ये तो मुझे आता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे 3 मिनट 4 मिनट बच गए। वो चीज मत करना, चाहे करा हुआ क्वेश्चन है चाहे कैसा भी है, सॉल्व पूरा करना, डेफिनेशन से प्रोसीड। और ऐसा मैं चैलेंज देता हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसका देखा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आया हो और वो गलत करके ना आया हो। थैंक यू सर। मैंने भी गलत किया, सबने गलत किया, ठीक है ना? तो आप मनाओ कि वो क्वेश्चन तो रिपीट हो ही ना एग्जाम में। जैसे 2 का पावर -x काफी ने गलत किया, वो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन गलत हो गया। और सोचो किसी ने भी नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। हमने किया है, हमने किया है, खुद से किया। हमारा आंसर याद नहीं था, हमें आंसर याद नहीं था, तो हमने फिर से वहाँ पे ट्राई किया, इसलिए हम लोगों का सही हो गया। इजी, लेकिन उन लोगों को शायद लगे ये तो क्या हुआ है, क्यों करे। उससे ना बहुत सारी चीजें होती है। एक तो तुम्हारा वहाँ का आगे का जो भी टाइम है ना, तुम उसको बर्बाद करोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सॉल्यूशन पे कि हमने पास्ट में क्या किया था, कैसे प्रोसीड किया था, कैसा हुआ था। जब तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, तुम्हें प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट से ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है, एग्जैक्ट प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहोगे तो एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज और इसमें क्वेश्चन रिपीटेड की रितिका बात कर रही थी, तो मैंने बहुत टेस्ट कराया, तो मैं बोला था कि इससे क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं आया। कुछ आए भी थे
थे, मतलब हाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिमिलर थे उन चीजों से जो शशि सर ने कराया था। एक दो क्वेश्चन एग्जैक्टली भी टकरा गए थे, क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी किस्मत की बात थी कि एग्जैक्टली देखा हुआ क्वेश्चन आ गया। अब हम हमारे फेवर में नहीं रही वो चीज, वो बात अलग है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाली ही बात है, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, एंड में अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ये ही बॉटम लाइन है प्रेपरेशन की। मिस्टेक्स ना कीजिए प्लीज। ये और सर बोलते हैं कि एक लाइन लिख लिया तो उसे देख के दूसरी लाइन लिखिए, ऐसा नहीं कुछ और सोचिए, किसी और सम्स के बारे में सोचते सोचते आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं। जिस सम को करे उसी सम में तब के लिए प्रेजेंट रहिए, ना किसी आगे का सम सोचिए, ना ये सोचिए कि इसके बाद का सम क्या है। जो है उसी सम में प्रेजेंट रह के उसी का लाइन्स आप क्या लिख रहे हो, पावर में लिख रहे हो या न्यूमरेटर में लिख रहे हो, डिनोमिनेटर में लिख रहे हो, ये सब कुछ चीज ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट लाइन लिखिए। वरना सिली मिस्टेक्स ऐसे ही होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने गलत लिखा है, और जब रिजल्ट आता है तो आपको लगता है ये वाला तो हो गया था। फिर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे MCQ के 2 मार्क्स में भी मेरा यही हुआ था। मैं कुछ इंटू 2 पी वैल्यू का कुछ इंटू 2 हमने नहीं किया था, तो उसमें 2 मार्क्स से चला ही गया। उसके बाद -2/3 भी हो गया, तो काफी नुकसान हो गया। और ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। एक क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेप में 3/4 लिखा था, नेक्स्ट स्टेप में मैंने उस 3/4 को 4/3 कर दिया, और फिर वो पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया आगे का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऊपर वाला स्टेप देखो और पूरा कंसंट्रेशन से उधर ही रखो कि क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। अगर यही सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत ज्यादा आपके नेगेटिव में जा सकते हैं मार्क्स, तो मतलब प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए इस चीज की भी। हाँ, तो एक चीज मैं एंड में आपको बतला दूं। और कोई क्वेश्चन है क्या? अरे बाप रे, ये सब तो बुक वगैरह कितना मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में? हाँ, ये बतला दो कि मॉक टेस्ट में मार्क्स का रिजल्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला चीज क्लियर मेरा तो नहीं है। मेरा तो ऑपोजिट हो गया है यार। मैंने ये उम्मीद किया था कि मेरे कम से कम ना 20 बच्चों का ना 50+ होगा, मैं ये उम्मीद किया। सर आ भी सकते थे, लेकिन हाँ ला सकते थे। मैंने इतना हमने टेस्ट लिया था, इतना टेस्ट की कंसेप्ट बिल्कुल सेम था, भले क्वेश्चंस अलग थे, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम थे। देखो मैं 100% नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर था कि आप इजीली 50-60 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन वो होता है एग्जैक्ट सेंटर पे वहाँ पे जाके आप इतना बच्चों को आप एक साथ देखेंगे एग्जाम देने का, तो एक चीज दिमाग में आ ही जाती है। इतना लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सब लोग प्रिपेयर के नहीं आते, लेकिन फिर भी बहुत लोग आते हैं, तो उनको देख के डर तो लगता ही है। सब ड्रॉपर ही है यहाँ पर, जितने भी आपको सब के सब ड्रॉपर बोल रहे हैं, हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं, ड्यू से कर रहे हैं। ओके, पार्शियल ड्रॉपर कहने का मतलब है कि MSc करते हुए आप हम लोग MSc अभी फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेम देंगे। बोल रहे क्या क्वेश्चन? हाँ, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कुछ भी क्वेश्चन है वही एम था कि इसको छोड़ना है। देख के ही छोड़ देना। देखना ही नहीं है, देखे इसमें सर एक चीज थी कि जैसे ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो छोड़ना ही है, जो जैसे वो आता है ना क्लासिकल वाला, लेकिन एक चीज मुझे बोलनी है कि जो टेस्टिंग वाला पार्ट है ना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके भी बहुत बड़े बड़े ऐसे पैसेजेस आते हैं, लेकिन मेरा है कि मतलब मैं पर्सनली मेरे को लगता है कि वो आप छोड़ना मत, एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि बहुत बार दे आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। उसमें बस ये पूछता है पावर और अल्फा दे देगा, उसमें कुछ कर देगा, बोलेगा ये इंक्रीज होगा तो फिर वो डिक्रीज होगा या नहीं। तो ये लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन आप एक बार इनको जरूर पढ़ना। इन्फरेंस का जो भी क्वेश्चंस होता है वो इजी होता है। ये लोग स्कोरिंग टॉपिक है इन्फरेंस, बहुत और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को मुझे नहीं पता क्या लगता है, लेकिन मुझे बहुत लोगों का इन्फरेंस बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो मत छोड़ना साइज देख के। प्रोबेबिलिटी थ्योरी छोड़ देना, क्योंकि आपको अगर लगता भी है कि आपने ठीक करके आए हैं, लेकिन वो हाईली प्रोबेबिलिटी मैंने उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी में टाइम भी बर्बाद होगा, आपको कॉन्फिडेंस में आपको लगेगा हो गया, आपको मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आता नहीं है इसमें। इस चीज में वो वाली चीज भी थी कि
पहले से मत सोच के जाओ कि ये टॉपिक छोड़ना ही है। हाँ, Last एक में टॉपिक जब- ले लो, बेसिक प्रोबेबिलिटी ले लो और ये माइंडसेट बना लो कि सेट टाइप के क्वेश्चंस करना है, वो नहीं छोड़ना है। सेट से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो ना आप सेट सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं। एक आप इवेंट एक आध दो बनाइएगा ये भी और वो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन स्टोरी टाइप जो क्वेश्चन होता है ना उसको बाद के लिए छोड़ दो। जब आपके पास टाइम बच जाए तो आप अटेम्प्ट कीजिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे सबका, आई गेस प्रोबेबली के क्वेश्चंस अटेंड के करना। मिस्टेक्स, मतलब कि पिछली बार प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक्स थी वो सब पूछ रहे हैं कि हाँ। पेपर में क्या मिस्टेक्स थी। पेपर वाली मिस्टेक्स तो याद नहीं रही होंगी। पेपर वाले मिस्टेक यही है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ज्यादा टाइम दे देना। मेरा तो वही था। और ये लगना कि Preparation और ये में इम्पोर्टेंट पॉइंट के पेपर देते टाइम ये लगना कि बस मैं ही हूँ हर अच्छा, सेंटर में exactly, जिससे नहीं हो रहा exactly, है। ये तो क्योंकि बहुत दिमाग में probability चलता पहले ही है। मेरा वीक था तो मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ जिससे ये नहीं ये हो नहीं रहा हो रहा है, but लेकिन सबको उसके ये बाद नहीं हाँ हो रहा था। जब उसके बाद जब रिजल्ट्स आया और जिनका निकल गया उनसे जब मैंने बात किया कि तुमसे ये सब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हो गए कैसे हो गए, इतना टफ था, बोले हमने तो छोड़ दिया वो इतना इतना कुछ छोड़ के भी उनका क्लियर हो गया। तो हमने भी इस बार भी हमने बहुत कुछ छोड़ा है। हाँ ऑब्वियसली क्योंकि 59 हाईएस्ट आया है हम लोग को उससे भी कम, तो हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। 50 प्लस कौन है, मैं तो नहीं कोई हूँ। भी नहीं। 50% भी स्कोर नहीं किया तो काफी कुछ छोड़ दिया। और एक मिस्टेक मैं बताती हूँ। पिछली बार की प्रिपरेशन में जो मेरी तरफ से सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, दिए ही नहीं थे मॉक टेस्ट, तो उनको तो ऐसा असाइनमेंट की तरह सॉल्व किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टाइम फ्रेम के अंदर पे मॉक टेस्ट दो। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, कैलकुलेटर एग्जैक्टली वही यूज करो जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। गेट कैलकुलेटर के साथ में कंफर्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मॉक टेस्ट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी मिस मत करना। अक्टूबर तक आप शुरू कर सकते हैं मॉक टेस्ट देना। पिछली बार मैंने ये करा था कि मैंने पास्ट ईयर पेपर्स एकदम एंड के लिए छोड़ दिए थे कि मैं पहले सारा पढ़ लेती हूँ फिर PYQs देखूंगी कि मेरे से सारा हो ही जाएगा। आई गेस इट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आपको साथ साथ में ही PYQs कर लेने चाहिए, चाहे पर्टिकुलर टॉपिक के करो बट कर लो, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो ये 2 मेरी तरफ से सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी जो मैंने पिछली बार करी थी। एंड और क्या कहते हैं ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं ये मोस्टली हमने तो आप लोगों ने तो शशि सर को स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लिया, हमने तो फिर भी बहुत लेट करा था। तो आई डोंट थिंक आप जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा करते रहेंगे तो आपके लिए Automatically हो आप जाएगा। अगले साल यहाँ पे खड़े होकर नहीं बता रहे होंगे कि हमसे मिस्टेक हुई थी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट इफ यू फॉलो हिम वेरी रिलीजियसली। ये बहुत कॉमन है। हाँ, फर्स्ट 5-6 टेस्ट में तो मेरा आधे यही क्वेश्चन हाल था। सॉल्व कर लिए, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि ना आपको अगर देख के लग रहा है कि होगा तो आप उसे ट्राई कीजिए और आप उसमें कुछ टाइम दीजिए। ऐसे नहीं कि वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर लग रहा है कि आपसे होगा तो थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप सब कुछ थोड़ा और नहीं आप, भी हो रहा आप है ना। सोच के गए हैं कि इसमें 2 मिनट्स देंगे और अगर 3 मिनट्स लगेगा तो आप 2 मिनट्स करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि अभी इसमें और टाइम नहीं देना। आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप अगर आप 1 मिनट और दे देते तो शायद वो हो जाता। ज्यादा टाइम मत दे देना कि उसी के बारे में सोचो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आधा करके छोड़ ही दिया, ऐसा सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, किसी का भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये जितनी भी चीजें जो सबने बताई ये आपको तब क्लिक करेंगी, अभी शायद नहीं समझ में आ रही होंगी, आपको तब test क्लिक देना करेंगी देना when you'll पड़ेगा। sit down for your first couple of mock tests then you'll understand what everyone is saying. So वही है कि और कुछ किसी को पूछना है तो वो चैट बॉक्स में लिख दो। पका लिया सब। सबके अंदर वो भरी हुई जो मोटिवेशन है ना वो सब दे रहे हैं लोगों को। सर शायद हो गया है। हो गया? चलो तो मैं आपको जाते जाते ना फेवरेट्स में तो मैं बिलीव ही नहीं करती। या फेवरेट फेवरेट मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंस मेरा भी। और फेवरेट IIT होना चाहिए। ये पॉइंट है। फेवरेट आपका कॉलेज होना शुरू से चाहिए। यही सोचना कि आपका सिलेक्शन होगा तो हाँ। उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। एंड ये तो मेरे लिए बहुत काम आया है ये थॉट। देखिए मिला जुला करके ना सबका सारांश यही है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स रिकॉल करना है और एग्जाम में आपके साथ कॉन्सेप्ट जाएगा, ना नोटबुक जाएगा, ना क्वेश्चन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस आप बहुत करोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन कब किया है।
तो आपके साथ केवल और केवल कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, डिफिनीशन जाना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स यानी अप्रोच जाना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ के यहीं पर चले जाए। यानी कॉन्फिडेंस, कॉन्सेप्ट, डिफिनीशन, मैथमेटिकल टूल्स करने का मतलब कि क्वेश्चंस करने का अप्रोच, और आपका दिमाग जाना चाहिए, उसको छोड़ के नहीं जाना। ओके ऑनर्स नहीं है तो एनी डिसएडवांटेजेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ऑनर्स वाले हैं शायद। नहीं, ईशान इसका अपना बताओ, तुम्हारा तो स्टाइल ऑनर्स नहीं है ना? हाँ, तो मेरा मैथ्स ऑनर्स था। ड्रॉप में बोर होते थे क्या आप लोग? मेरा मैथ्स ऑनर्स था, तो मैंने सर को ही फॉलो किया, संतोष सर को। जो भी वो थ्योरी करवाते थे वो मैं रेगुलरली करता था, फिर एग्जाम्पल्स करता था और क्वेश्चंस करता था, और जो डाउट नहीं होता था वो नेक्स्ट क्लास में पूछता था या और फ्रेंड से पूछता था। तो कवर अप हो गया था सर के साथ, सर की गाइडेंस के साथ। वो कह रहे कि बोर होते थे क्या आप ड्रॉप दिया था जब ड्रॉप दिया था तो पहले तो कुछ 1-2 महीने डिप्रेशन में ही थे। हाँ। तो बोर होने का समय नहीं मिला। उसके बाद तो ये था ना कि नेक्स्ट बार करना है। लेकिन ये लोग टच में आने के बाद इन लोगों को तो टाइम तो पता ही नहीं चला। अक्टूबर की बात तो बिल्कुल भी पता नहीं अक्टूबर के चलता। बाद इतना सारा असाइनमेंट्स, इतना सारा मॉक टेस्ट, और हमने एमएससी भी ज्वाइन कर लिया था। एमएससी का दूसरा ड्यू का टेस्ट। हाँ, और जरा सा भी डिमोटिवेशन आता था तो सर हाँ, का वॉइस नोट आता सर का वॉइस नोट आता है। आप लोग वो सुनना, आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगी। और बोर होने का आई थिंक आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो सीरियसली तो करोगे तो टाइम ही नहीं मिलेगा बोर होने का। सर देखते देखते निकल जाता है। क्योंकि आप लोगों को ये रहेगा अभी तो करना है, स्पेशली जो ड्रॉप आउट है। मतलब हम बहुत रिलेट कर पाओगे आप लोग कि आपको लग जाता है कि इस बार एक बार नहीं हुआ, इस बार तो करना ही है। तो बोर नहीं हो सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक पॉइंट और था इसमें कि तुम कुछ नहीं बोलोगे? सबने सब कुछ कवर ही कर दिया। देखो केवल लड़की नहीं बोल रही है, लड़कियां संभालेगी पीछे। सामने सभी लोग, ये लोग शांत हैं, केवल तुम्ही तीनों का एक ये थोड़ा बहुत कभी-कभी टिप्स देने वाला है। देख लो, ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कंटिन्यू करो। तो ये बोर होने वाली बात पे एक चीज कहनी है कि मतलब पूरी प्रेपरेशन में अगर आप ड्रॉप दे रहे हो तो ज्यादा कि ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट आएगा जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, अभी बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, एक ही चीज बार बार पढ़ते जा रहे हैं। तो उस मोमेंट में ये जरूरी है कि खुद को एटलीस्ट एक दिन का ब्रेक दें। और उस ब्रेक में ऐसा नहीं कि टेंशन में सोचे जा रहे हैं कि पूरी दुनिया पढ़ रही है, सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा या पढ़ रही। ब्रेक देना भी उतना ही जरूरी है जितना आप पूरे टाइम पढ़ते रहना। लेकिन ब्रेक देने का मतलब ये भी नहीं है कि ब्रेक दे दिया फिर अब एग्जाम वाले एक दिन पहले ही बुक उठाएंगे। ऐसा भी मत करना। थोड़ा थोड़ा इंटरवल में एक दिन चाहे 3-4 घंटे खुद के लिए टाइम निकालना भी आई गेस उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वरना तो टूवर्ड्स द एंड आते आते सब लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करने लग जाओगे, स्पेशली जो ड्रॉप आउट्स है। तो उनके साथ तो ये होगा कि दिसंबर जनवरी तक आते आते लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा। तो उस मोमेंट में कोशिश करना कि खुद को इतने ब्रेक्स देते रहो कि आप कंटिन्यू रखो अपनी प्रिपरेशन को। और 2 चीजें लास्ट, पक्का लास्ट है। तो ये पहली ठीक है, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन भी हेल्प करेगी क्या? हाँ भाई, सब हाँ, में एक तो हेल्प करेगी। ईशानी ईशान हाँ भाई, नहीं, उसने मैथ्स- मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं करी थी। जैम मैथमेटिक्स बोल रहे ये बोला कि जैम हमने तो मैथमेटिक्स की किसी प्रिपरेशन करेंगे तो जैम Stats में help मिलेगा कि नहीं? हाँ उसके डेफिनेटली पेपर्स तो आप करवाते ही हैं। हाँ, वो हाँ, important एमए के है। पेपर करते ही हैं। हाँ, वो तो मैं सब कुछ कराता हूँ। देखो हमारे यहाँ यदि एमए और एमएस का टेस्ट यदि ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 100+ हो जाएंगे ना। आराम से क्या? यदि एमए और एमएस दोनों का मैं टेस्ट को ऐड कर दूं तो 100+ हो बहुत जाएगा। सारे और मैथमेटिकल टूल्स बहुत जरूरी है। हाँ, अपना पॉइंट्स कंप्लीट करो। मैं एक जो स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, चाहे पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो फुल फ्लेजेड ड्रॉप कर रहे हो, एक आप बाकी आपके ऊपर है, एक पर्टिकुलर ऐप प्लीज फोन से आप निकाल देना जो कि है लिंक्डइन। तो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप ड्रॉप करते हो तो फिर अब आप कर रहे हो, बाकी आपके दोस्त कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है कंपनी में, कोई जाकर के कोई एग्जाम में ही रैंक कोई ला एग्जाम में रहे ही उन्होंने शान से वहाँ पे लिखा हुआ है IIT बॉम्बे करके, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट थिंक कोई भी एक इंसान होगा जिसको अपने लिए बुरा नहीं लगेगा, स्पेशली ड्रॉपर को। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद दिस।
तो आप जितना दूर रह सको, मैंने अब होने के बाद अब लॉग इन करा है, मैंने उसको निकाल दिया था कि मुझे पता था कि दिस माइट बी माई वीकनेस। तो आई वोंट कमेंट ऑन सोशल मीडिया, आपके ऊपर है, और आपको आप वक्त अगर मिलता है manage कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, हाँ, लेकिन हाँ, लिंक्डइन से तो हाँ, दूर रहना जितना दूर आप रह सकते टाइम मैनेजमेंट वाली और बात है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मेरे पास था नहीं। मेरे पास भी देखना, नहीं था। रील्स मत देखना भाई, एक रील्स देखोगे तो एग्जाम अब के तो एक YouTube महीना पे आ पहले गई तो है। मत मतलब आपको अगर लग रहा है कि आप 10 मिनट देख के रिफ्रेश होके आप रख सकते हो तो देखिए। हाँ, Refreshment और के लिए नहीं एक चीज होता। ये थी कि अभी आपका बैच स्टार्ट होगा तो शशि सर ने स्टार्टिंग में कुछ भी पढ़ाने से पहले बेसिक्स पढ़ाए होंगे आपको। यू वोंट बिलीव कि वो आपको कितना काम आएंगे जब आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करोगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन रैंडम वेरिएबल का आएगा तो वही सारी मैथ्स काम आएगी। अभी आपको लग रहा हो कि वो तो जेई की मैथ्स है या 11th 12th की मैथ्स है, लेकिन वही आपको काम आएगी 30% इनडायरेक्टली। तो मैथ्स रहता ही है, और रहता और ही है। मैथ्स का एप्लीकेशन तो स्टैट्स हाँ, में होता और है। ऐसे भी क्वेश्चंस देते हैं कि स्टैट्स का ही क्वेश्चन टॉपिक है, लेकिन आपको मैथ्स का ही एप्लीकेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि 2022 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे हाँ। वगैरह, तो वो स्टैट के टॉपिक थे, लेकिन आपको यूज करना पड़ रहा है मैथ्स। तो मैथ्स का होना तो जरूरी है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि आप लोग 11 12 में काफी कुछ मैथ्स जान सीख के के ही आए आए हैं, तो आप भूल नहीं सकते मैथ्स के बेसिक्स को। तो इसीलिए सर जब अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में जो भी मैथ्स करा रहे हैं उनको नॉर्मल, seriously हाँ लेना। हाँ सीरियसली, ताकि वो जितना भी सिंपल टॉपिक है, मॉड्यूलस फंक्शन का ही सिर्फ सर क्यों ना करा रहे, वो भी आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, यहाँ पे जाके डिफरेंशिएबिलिटी, वो सब चीजें यूज करनी ही होगी उनका जैम का फेवरेट ग्रेटेस्ट इंटीजर हाँ, greatest integer function। कंप्लीट नोट्स और शॉर्ट नोट्स, इसके बारे में आप बता सकते हैं। क्या बोल के पूछा? ईशान से पूछ रहे हाँ, हैं। ईशान भैया, आपका- स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन सी बुक्स फॉलो की थी? वैसे तो एक पूरा इंटरव्यू आ ही रहा है इस- हाँ इंटरव्यू तो आ रहा है डीकेटी पर। वैसे डीकेटी पे एक इंटरव्यू डाला है, पर मैंने वो पी साहू एक बुक है प्रसन्ना साहू, बेसिक्स के लिए वो फॉलो की थी, और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स थ्योरी पढ़ने के लिए और उसके एग्जांपल सॉल्व किए थे, और एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कैसेला पर्चर। हम में से तो कोई नहीं है ना जिसने एमए और एमएस No. दोनों का पेपर दिया है? एक कोई है जिसका नहीं है क्या? ईशान हाँ, नहीं नहीं ना? नहीं, एक ना एक शिवम नाम का लड़का है, उसका 70 रैंक मैथमेटिक्स में है और 119 रैंक जैम में है, ठीक है ना, जैम एमएस में। तो खैर उसका ना वो मैथमेटिक्स का बंदा था, जब वो हमारे पास आया तो उसको लगा कि स्टैट्स में कैरियर अच्छा है, ठीक है, और वो स्टैट्स की तरफ मूव कर गया और वो मात्र 3 to 4 मंथ में अपने आप को ओवरकम कर लिया। माने खैर पेपर इतना डिफिकल्ट है कि वो केवल मैथमेटिक्स भी सॉल्व करके मैंने 100 के अंदर रैंक आप ला सकते थे। मैंने पेपर इतना क्योंकि पेपर जब डिफिकल्ट हो जाता है ना तो कम मार्क्स में अच्छा रैंक लाना बहुत आसान हो जाता है। और ना देखो सभी, मैं ये नहीं कहता कि और जगह बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे मीन्स इतना उनको मैं पका दिया था ना क्वेश्चंस करा करके कि पेपर कितना भी डिफिकल्ट आया फिर भी इजीली 30+ कर गए, और यहाँ के मैक्सिमम बच्चे 30+ किए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे किए। एक सेट में आप लोगों को 120-30 क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन उसका भी आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उसका अब फायदा सर last फोन करके में दिखता है। पूछेंगे आपने कितना सॉल्व किया। ये वाला थोड़ा बतला दो, प्रैक्टिस में बतला दो। हाँ, प्रैक्टिस सेट में 100 बहुत क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 से ऊपर तो होंगे ही जो प्रैक्टिस सेट्स होंगे। बाकी मॉक्स में तो एकदम जैम की तरह ही होगा, 60 क्वेश्चंस 3 आवर्स, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको सब सॉल्व करनी है, क्योंकि आपको जाके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस लिखने तो पड़ेंगे नहीं, आपको एप्लीकेशन से करना होगा। तो आप एप्लीकेशन जितना अच्छा घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। चलो और कुछ एक ही रह गया। कंप्लीट नोट्स और शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देने से कैसा लगता था? ये तो फर्स्ट तो कंप्लीट Initial नोट्स तो और थोड़े- शॉर्ट्स नोट। पहले तो आपको सभी कुछ कंसेप्ट्स याद होना पड़ेगा, फिर आप खुद के नोट्स बनाइए। देखिए शॉर्ट नोट्स बनाना है ना, यदि मेरा जहाँ तक सजेशन है तो जुलाई के बाद हाँ, बनाना अभी तो जुलाई- आप अभी सब syllabus पढ़ना है, ही अभी तो सब पढ़ना है। जब आप रिवीजन करने के लिए जाओ ना तो उस समय आपको सब कुछ दिखेगा और ना चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उस वहां पर किसी और टॉपिक्स का एप्लीकेशन हो रहा है, तो वो आपको कब दिखेगा? जब आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो उस केस में जो आपका शॉर्ट नोट होगा ना वो मात्र 2 से 3 पेज में सिमट जाएगा, और अभी बनाएंगे तो ग्रंथ बन जाएगा। हाँ, और थ्योरम्स वगैरह आप अगर सिर्फ थ्योरम्स का लाइन याद कर लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। अभी
थोड़ा प्रूफ्स भी देखिए, शायद वो जैसे प्रूफ्स किए हैं उसका टेक्निक किसी और सम सॉल्व करने में काम आ जाए। तो अभी को तो सब करना है, सब नोट्स कुछ। तो किताब में तो लिखा ही हुआ है, वही से लिख लो। हाँ, वही। समझने पे समझा नहीं देखिए, सकता आपको। मैं ना इन सबको शुरू से कहता था कि नोट शॉर्ट नोट बनाना है, दिमाग में बनाओ। हाँ, वही ऐसे नोट नहीं उसे देख के पढ़ो। हाँ, उसको देख करके पढ़ो, वो दिमाग में होना चाहिए। तो वो कब होगा, कोई बतलाओ जी, वो दिमाग में सारी बातें कब आएगी? मतलब जब आप खुद से उस टॉपिक के बारे में बैठ के सोचोगे, हाँ, exactly. जब आप बिना कॉपी देखे, मतलब हाँ देखे, बिना revision देखे कर लोगे। खुद से सोच के लिख रहे हो कि मैंने क्या पढ़ा था, कौन से क्वेश्चन करे हैं ऐसे टॉपिक के, कहाँ कहाँ गलतियां करी है, ये सब सोचोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। और इतना इनिशियल स्टेज में तो आप नोट्स बना भी लोगे तो आपको आगे जाके पता चलेगा जब आप सर के मॉक टेस्ट दोगे कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक में इतना स्कोप है, आप इतनी सारी चीजें वहां पे फेस करोगे जो आपने इनिशियल डेज में सोची भी नहीं होगी कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नोट्स जरूरी है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो इम्प्रूवमेंट करते रहना एक पर्टिकुलर टॉपिक में वो ज्यादा जरूरी है। एक लिमिट मत लगाना कि बस इस टॉपिक में मैं इससे ज्यादा नहीं करना या इससे Points ज्यादा ऐड करते रहने चाहिए पॉइंट्स उन टॉपिक्स में। Where practice question from the differential calculus except जेई कहते हैं ना फिर। हाँ वही। जेई और मेरा प्री और मेरा असाइनमेंट अभी आप लोगों को मिल नहीं रहा है, ठीक है? जब जिस दिन मिलने लगेगा ना, वही कंप्लीट करना है। आप ना आपको और कुछ करने का टाइम ही नहीं रहेगा, आप वही पूरा नहीं कर पाओगे। मेरा आज तक असाइनमेंट कोई कंप्लीट किया है? कोशिश पूरी करी है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया है। मेरा आज तक क्वेश्चंस कोई पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। इतने क्वेश्चंस थे क्यों? 2020 में भी कोई नहीं कर पाया, 2000 इस बार देखते हैं इस बार कौन कर पाया। करने में तो 50 प्लस होता है। हाँ। कर लोगे तो 50 प्लस हो जाएगा, पेपर कैसा भी हो। तो वो कभी मैंने क्वेश्चंस की आपको कमी नहीं होगी, ठीक है ना? और क्या, एक दो प्रैक्टिस सेट से सामना हुआ था, उसमें 82 क्वेश्चंस थे लिमिट्स वाले। जब इन्होंने कहा था ना 100 क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस। नहीं, अभी यह असाइनमेंट नहीं है, ठीक है? असली असाइनमेंट आपको बाद में मिलेगा। ये तो ऐसे ही आपको नहीं होता है, रिझाने के लिए। ये आपको सारी चीजें रिझाने के लिए दिया जा रहा है कि ताकि आप टॉपिक से फैमिलियर हो जाओ। कैसे जब आप क्वेश्चन आते हैं, हाँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे proceed करना है, कैसा लगता था? कैसा लगता था? अरे यार ये क्या भाई, तुम जब फेस करोगे तो तुम ही समझ जाओगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहले मॉक टेस्ट से ही छक्का मार दिया है, मतलब हर में 50 प्लस कर रहे हो। कोई भी बैट्समैन आता है उसको भी सेट होने में टाइम लगता है, तो खुद को वो टाइम देना कि पेपर का पैटर्न समझ पाओ। एकदम से नंबर नहीं आएंगे, और इन केस अगर आ भी गए गलती से तो खुश मत हो जाना हाँ। कि वो मेरे पहले मॉक टेस्ट में 50 से ज्यादा हो गए, मैं तो कर ही लूंगा क्लियर। ऐसा भी नहीं बहुत होता होता है। था, हमें मॉक टेस्ट में 50 से ज्यादा आता था, लेकिन फाइनल्स में जाके कितना को मिला है? नहीं ये मिला। हर टेस्ट में 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस, लेकिन एग्जाम में सारे के सारे सारे। नहीं हाँ, आए। लेकिन ये है कि यदि ये 50 प्लस नहीं किए रहते ना तो आज 40 प्लस नहीं किए होते। हाँ, ये तो ठीक है। ये तो है सर। जो 40 प्लस किया है ना वो सीधे 30 माने 40 के नीचे आया, और जो 30 प्लस करता था वो 20 के नीचे आया। तो 50 प्लस समझो कि यानी इस बार का जो 40 मार्क्स है ना, वो समझो कि 50 से कम नहीं है। ये मत देखो कि मार्क्स 50 है, ये देखो पेपर की डिफिकल्टी कितनी है। क्योंकि एक बाहर सोचना और एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके सोचना, दोनों डिफरेंट चीज बहुत है। डिफरेंट होता है। एक तो वहाँ टाइम का एक माने वहां से तुम्हारा कैरियर डिसाइड होगा। अब मैं समझ रहे हो, हाँ, tension तुम्हें नहीं संभालने का मौका ही नहीं मिलेगा, गया तो गया। वाला सीन है। तो सोचो तुम उस प्रेशर को हैंडल करोगे, उस सिचुएशन में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यदि तुम्हें कोई इजी भी क्वेश्चन देगा ना तो वो भी डिफिकल्टी के ही लेवल में आता है। और ना एक और चीज है, वो ये है कि ग्रुप स्टडीज, ये सर ने हमको बताया था कि आप अपनी इंटेंशन ठीक रखोगे तो ही ठीक होगा। बहुत बार कभी कभार ये इंटेंशन आ जाती है कि हमने तो इतनी बढ़िया चीज पढ़ ली है इस फलानी किताब से, और ये तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ये तो मेरे अलावा किसी को ये नहीं चीज पता। होती है इसलिए आई एम सेइंग। बट आप जितना चीज को शेयर करोगे, जितना किसी को एक्सप्लेन करोगे, आप आपस में आपके बैचमेट्स हैं आपको डाउट्स के लिए भेजेंगे और बताएंगे कि कैसे होगा, तो कोशिश करो कि उनको एक्सप्लेन कर रहे हो आपकी ये चीज ऐसे हो रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। गलत बिल्कुल आप- मत बताना कभी। हाँ, ये तो मत बताओ फिर theory। हाँ, इससे अच्छा तो गलत मत ही मत बताओ, बताओ, इग्नोर कर इससे दो। अच्छा। आपको बताना है तो आप एक्सप्लेन करके ज्यादा बेहतर अपने लिए भी कर पाओगे, उनके लिए तो होगा ही। ग्रुप्स तो बन ही गई है वहाँ पे। ग्रुप स्टडी इज हाँ। इम्पोर्टेंट।
ग्रुप्स बन गए, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। इनको मैं इंटेंशन का ज्ञान मैं पहले ही क्लास में दिया था हाँ, कि चाहे जो भी हो अपना इंटेंशन साफ रखो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो, मैं एक से एक जीनियस लड़का देखा हूं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे सभी होते हैं, मीन्स देखो इंटेंशन साफ रहेगा ना तो सिलेक्शन का चांस है। इंटेंशन क्लियर नहीं है ना तो समझो कि तुम तो कंपटीशन से बाहर ही हो गए पहले। क्योंकि नहीं बिना होता है पेपर तो दिए बाहर हो एक गए। नहीं होता है तो एक इनविजिबल बर्डन रहता है आपके दिमाग में, चाहे आपको पता रहे नहीं रहे, आपके कॉन्शियस में रहेगा वो कि हाँ आपने कुछ गलत किया। तो ये बात बिल्कुल सही, अभी नहीं, हमें भी नहीं समझ में आई थी उस टाइम पे। यानी मैं ना इन लोगों को हमेशा समझाता था कि जो तुम दूसरे की बुराइयां सोच रहे हो, यानी तुम अपने कॉन्सेप्ट को ना दिमाग में आने से रोक रहे हो ठीक है ना। यानी एक प्रतिरोध होता है ना, रेसिस्टेंट बोलते हैं कुछ। रेजिस्टेंस वो तो तुम अवरोध पैदा कर रहे हो, यानी अपने और कॉन्सेप्ट्स के बीच में किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर रहे हो। वो तीसरा बंदा क्या है? ईर्ष्या, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना। कि माने यदि उसको पीछा करना है ना तो मेहनत करके पीछा करो, ना कि उसकी टांग पकड़ के तो मैंने इम्प्रूव किया तो मैंने मेहनत के दम पर इम्प्रूव किया। मुझे खुशी होती है कि सामने वाला बंदा मेरे से मेहनत करता, मेरे अंदर और जोश जगता है, मैं और ज्यादा मेहनत करता। अच्छा ये मेरे से ज्यादा मेहनत कर सकता है भाई, 24 आवर उसके पास भी है और मेरे पास भी है, तो मैं 24 आवर्स मेहनत करता हूँ, देखता हूँ कैसे 24 आवर मेहनत करता है। तो ये होता है कंपटीशन, यानी ये कंपटीशन इस टाइप से होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन। नहीं तो उसको ना नींद की दवा खिला के 2-3 घंटे तो हो गया ना सबके क्वेश्चन के बाद। चलिए आप सबका मीन्स इन लोगों को पहले धन्यवाद बोलो और कंग्रेचुलेशन भी बोलो, ठीक है तो, क्योंकि आप लोग ने इतना ज्यादा समय निकाले। तो चलो एक बार साथ में आ जाओ यहाँ पर, तुम लोग आगे रहो, तुम लोग मेरे मीन्स